डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना विषय रहेगा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण व दोष। गुण को महत्व भी कहते हैं और दोष का दूसरा नाम है सीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण। आज के समय में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। किसी प्रश्नावली को तैयार करने से पहले तथा मुख्य साक्षात्कार के संचालन से पहले अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी मानते हैं। हम यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के लाभों, उपयोगिता, गुणों तथा महत्व का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला गुण लिया है सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ही इसे बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। इसके द्वारा समस्या के सामान्य तथा विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा जो गुण है वो है उपकल्पनाओं का स्रोत, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त करके सामान्यीकरण किया जाता है, जो कि नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। तीसरा गुण है अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले शुरुआत में कुछ व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना अनुसंधान के लिए उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी हमें मिल जाती है। व्यक्तिगत अध्ययनों से हमें इकाइयों की प्रकृति एवं समग्र के निर्धारण में सहायता मिलती है। अगला जो गुण है वो है महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक, यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग इम्पोर्टेंट स्टडी टूल्स। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं बनाई जाती है उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में मदद मिलती है। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका के निर्माण के पहले व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे क्या होता है, अध्ययनकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी एवं संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। पांचवा जो इसका गुण है वो है वैयक्तिक मनोवृत्तियों की जानकारी। व्यक्तिगत अध्ययनों के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अगला गुण आता है सामग्री की पूर्णता, कंप्लीट मटेरियल। व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी साबित होते हैं कि इनके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती। अगला गुण है घटनाओं की निरंतर तस्वीर, कंटिन्यूअस पिक्चर ऑफ इवेंट्स।
व्यक्तिगत अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। चाहे तो वो कोई व्यक्ति हो या कोई घटना हो, उसका समय के अनुसार उसकी निरंतरता बताई जाती है। समय अनुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। समाज में चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रियाओं को भी इस विधि के द्वारा जान पाना सरल होता है। भूतकालीन क्रम को समझे बिना किसी भी समाज का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक अच्छा काम करती है कि शुरू से लेके और लास्ट तक का संपूर्ण अध्ययन करके देती है। अगला जो है वो गुण है तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। व्यक्तिगत अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसलिए समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों में तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना आसान हो जाता है। अगला जो गुण वो आ रहा है नए अनुभवों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। व्यक्तिगत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों और विश्वासों तथा उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव भावी अनुसंधानों के सफल संचालन की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि जो शोधकर्ता है वो अनुभवी है, तो भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों के अच्छे तरह चलाने की गारंटी प्रदान करता है। अगला जो इसका गुण है वो है जीवन के प्रभावित कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारकों, उनका प्रभाव तथा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि हम घटनाओं को कार्य कारण के संदर्भ में देखें। अगला गुण आता है व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा व्यक्तियों के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तरों, उसकी क्षमताओं, व्यवहारों, स्वभावों एवं चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में यह विधि सहायक सिद्ध होती है। यानी कि इसके द्वारा व्यक्ति के लगभग सभी गुणों का, सभी विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है। अब लास्ट जो है वो है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक, हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल स्टडीज। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हुआ है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृति विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में यह विधि अत्यधिक उपयोगी समझी जाती है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा प्रशासकों को भी अपने प्रशासन के संदर्भ में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है।
तो ये हुए इसके गुण। अब आते हैं इसके दोषों पे। पहला दोष है यानी कि वो है अवैज्ञानिक विधि। तो अनसाइंटिफिक मेथड, इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हें समग्र पर लागू किया जाता है। साथ ही क्या होता है, इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमापीकरण भी संभव नहीं है, अतः इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। दूसरी जो इसमें इसकी नेगेटिव बात है वो है कि इसमें जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसका परीक्षण या पुनर्परीक्षण भी संभव नहीं हो पाता है। अब जो दूसरा दोष है वो है दोषपूर्ण सामान्यीकरण। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफ़ी प्राप्त कर ली जाती है, किंतु इन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरण को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। यानी कि अनुसंधान के जो मौलिक सिद्धांत है उन पे खरे नहीं उतरते। इसके द्वारा जो सामान्यीकरण किया जाता है ना वो सही नहीं है। तीसरा जो दोष है वो है सीमित अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। अगला दोष है अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। यह अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि है क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र एवं साक्षात्कार आदि द्वारा सूचना एकत्रित करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। अगला दोष है दोषपूर्ण रिकॉर्ड। उससे पहले पांचवा है निदर्शन का अभाव। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है। तो निदर्शन पद्धति के अभाव में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगला है दोषपूर्ण रिकॉर्ड। वैश्विक विषयों में प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो वैयक्तिक विषय है ना उसमें प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है रिकॉर्ड अपूर्ण होते हैं एवं गलत होते हैं, और यदि वे असावधानी पूर्वक लिखे गए हैं तब तो वे यथार्थ स्थिति की विपरीत जानकारी देने वाले होंगे। उदाहरण के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में एक व्यक्ति को अपराधी दर्ज किया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह एक सच्चा व्यक्ति है। तो उपयुक्त गवाहों के अभाव में तथा धन की कमी एवं रिश्वत न दे पाने के कारण यदि उसे जेल में रहना पड़ता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह वास्तव में अपराधी है। अगला दोष है दोषपूर्ण जीवन इतिहास। चूंकि जीवन इतिहास शिवम द्वारा लिखा होता है, अतः इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है, यानी बड़ा चढ़ाकर किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी उल्लेख कर देता है और सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता। अगला जो दोष है वो है अध्ययनकर्ता का अत्यधिक आत्मविश्वास। व्यक्तिगत अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, इसलिए उसके द्वारा संकलित गलत तथ्य भी उसे सही लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है और उनकी पुनर्परीक्षा भी नहीं करता है। नवा है अनुसंधानकर्ता का पक्षपात।
इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाइयों के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ताओं से प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। आखिरी जो इसका दोष है वो है सामग्री की विश्वसनीयता की जांच असंभव। तो स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी विश्वसनीयता की जांच करना संभव नहीं है। कई तथ्यों के बारे में तो क्या स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती और न ही इकाइयों की तुलना किन्हीं अन्य इकाइयों से ही की जा सकती है। तो इस प्रकार सामग्री की विश्वसनीयता की जांच नहीं हो पाती। धन्यवाद।